नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन और आज हम देखेंगे टीसीएस क्या होता है। टीसीएस से रिलेटेड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स से रिलेटेड सभी प्रोविजन को आज हम समझेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हम समझते हैं कि टीसीएस क्या होता है। टीसीएस के लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 206 सी दी गई है। सेक्शन 206 सी में इसकी डेफिनेशन आती है। पहले हम समझते हैं कि टीडीएस क्या होता है, क्योंकि टीडीएस को बहुत व्यक्ति जानते हैं और टीसीएस को कुछ लोग, बहुत कम लोग जानते हैं। तो टीडीएस क्या होता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पर सोर्स होता है वहीं, जैसे जो व्यक्ति पेमेंट करता है वो व्यक्ति टीडीएस में इनकम टैक्स को अपने जो जिसको उसको जितना पेमेंट करना है उसमें से इनकम टैक्स कट करके डिडक्ट करके बाकी का बचा हुआ पेमेंट वो दे देता है, और जो उसने डिडक्ट किया है इनकम टैक्स उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर देता है। अब टीसीएस में इसका उल्टा होता है। टीसीएस में क्या होता है, ये टीसीएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सेलर के ऊपर होती है। तो सेलर जब कोई गुड्स सेल करता है तो बदले में वो पेमेंट लेता है। तो वो जो अमाउंट लेता है तो उसको वो अमाउंट तो लेना ही है, साथ ही उस अमाउंट के ऊपर उसको इनकम टैक्स भी लेना होता है। तो ये जो इनकम टैक्स वो कलेक्ट करता है, टैक्स टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पर सोर्स है वहां पर से टैक्स कलेक्ट करना। तो वो जब अपना खुद का बायर से अपना खुद माल के पेमेंट लेगा तो उस गुड्स के पेमेंट के साथ साथ ही उसको इनकम टैक्स भी कलेक्ट करना होता है, और ये जो इनकम टैक्स कलेक्ट करता है ये कहलाता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब सबसे अब बात उठती है कि ये जो टीसीएस उसको करना है वो कब कब करना है। तो जब वो बायर का अकाउंट डेबिट करता है या फिर बायर से पेमेंट रिसीव करता है, चाहे वो पेमेंट चेक में मिले, कैश में मिले या ड्राफ्ट में, किसी भी मोड में मिले, जो भी पहले होगा, या तो अकाउंट डेबिट हो या पेमेंट मिले, जो भी सिचुएशन पहले होगी उस वक्त उसको टीसीएस करना होता है। टीसीएस किस गुड्स पे होगा, तो टीसीएस सभी गुड्स पे नहीं होगा, उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है, वो भी लिस्ट हम आगे देखेंगे। और साथ ही अब बात आती है कि किस रेट से इनकम टैक्स लेना है, उसको टीसीएस करना है। तो ये हर गुड्स के साथ साथ उसकी टीसीएस रेट भी अलग दी हुई है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। एक स्पेसिफाइड जो रेट है उसी रेट से आपको स्पेसिफाइड गुड्स पर टीसीएस करना होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने कोई 10,000 रुपए का माल बेचा, तो बायर से हमको तो 10,000 रुपए लेना है। साथ में अब मान लीजिए कि वो गुड स्पेसिफाइड गुड से उस पर टीसीएस लागू होता है, उसकी रेट है 1%। तो 10,000 का 1% 100 रुपीज उसको और टीसीएस कलेक्ट करना होगा, मतलब उसको 10,100 रुपए क्या लेना करना होंगे, उसको बायर से कलेक्ट करने होंगे। और 10,000 वो खुद का रख लेगा, क्योंकि उसके गुड्स का खुद रख लेगा 10,000 रुपए, और 100 रुपए वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवा देगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीसीएस कलेक्ट करने की और उस टीसीएस को गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करने की, वो पूरी किस पे लागू होती है, वो सेलर पे। इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। सेलर पे होती है, तो सेलर क्या कौन होते हैं टीसीएस के लिए, किन किन सेलर पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है वो भी देख लेते हैं। एक तो सेलर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेचुरी कॉर्पोरेट और अथॉरिटी हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, या फिर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ भी हो सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल या एचयूएफ तभी हो सकते हैं जबकि उनके ऊपर सेक्शन 44 ए भी लागू होती है। यदि उनके ऊपर 44 ए बी यानी कि टैक्स ऑडिट, यदि उनके ऊपर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता है तो फिर उनको टीसीएस करने की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जिस पर 44 ए बी मतलब जिस पर टैक्स ऑडिट लागू होता है, यदि टैक्स ऑडिट लागू होता है तो वो भी टीसीएस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सब जो है, ये सब इन सभी को क्या करना होता है, सभी सेलर टीसीएस के लिए इन पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। अब हम देखते हैं कि कौन से बायर्स हैं जिनके ऊपर टीडीएस हम टीसीएस हमको करना होता है। तो सभी बायर्स पर टीसीएस होता है। जो भी बायर जो कि कोई किसी गुड्स को लेते हैं, खरीदते हैं, या उनका किसी भी रूप में उनका जो है ऑनरशिप उनके पास आ जाती है, चाहे वो सेल के रूप में आए, ऑक्शन, टेंडर, और किसी भी रूप में आती है, तो उनके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन कुछ बायर्स को इस टीसीएस से बाहर रखा गया है। वो कौन कौन से, वो ये लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज,
central government, state government, embassy of high commission, consulate and other trade representative of a foreign nation, clubs such as sports clubs and social clubs, the local authority for the purchase of vehicle. तो यदि ये buyers जो हैं इनको यदि आप माल बेचते हैं तो TCS करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हमको TCS नहीं करना है। अब जैसे मैंने बताया था कि कुछ ही गुड्स होते हैं और उस पर रेट भी फिक्स होती है, तो हम देखते हैं कि ये गुड्स यहाँ पर आ रहे हैं, इन गुड्स पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है और इस रेट से आपको टैक्स डिडक्ट करना होता है। तो टीसीएस की रेट और गुड्स क्या है देख लेते हैं। लिकर फॉर अल्कोहलिक नेचर मेड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस 1%, टिम्बर वुड अंडर अ फॉरेस्ट लीज्ड 2.5%, Tendu leaves 5%, timber wood by any other mode than forest leased 2.5%, a forest produce other than Tendu leaves and timber 2.5%. स्क्रैप को यदि बेचते हैं तो 1%, मिनरल्स लाइक लिग्नाइट, कोल एंड आयरन और 1%, बुलियंस जो प्रेशियस आइटम्स होते हैं, बुलियंस दैट एक्सीड्स ओवर 2 लाख, यदि हम 2 लाख से ज्यादा के बुलियंस सेल करते हैं, या ज्वेलरी दैट एक्सीड ओवर 5 लाख, ज्वेलरी यदि किसी को हमने 5 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी और 2 लाख से ज्यादा के बुलियंस यदि सेल किए हैं तो उसके ऊपर 1% टीसीएस हमको करना है। परचेस ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग ₹10 lakhs, मोटर व्हीकल पर भी लागू होता है यदि 10 लाख से ऊपर का है 1%, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग 2%। तो ये थे गुड्स और इनके ऊपर टीसीएस। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि बायर से हमको पेन नंबर लेना होता है, तो पेन नंबर यदि वो पेन नंबर नहीं देता है तो उस पर फिर टीसीएस 5% या फिर ये जो रेट मैंने बताई है ना, इस रेट की डबल, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उस रेट से आपको टीसीएस करना है। तो 5%, जैसे स्क्रैप का बोलते हैं 1%, तो 1% का डबल कितना होगा 2%, तो 2% या 5%, दोनों में से हायर कौन सा है 5%, तो हमको टीसीएस जो है 5% से करना है यदि बायर पेन नंबर नहीं देता है तो। एवरी सेलर, एक सेक्शन इसमें और इंसर्ट की गई है, सेक्शन 206CH, इसमें है कि एवरी सेलर हुज ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़, ऐसा सेलर जिसका की टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ज्यादा है और वो जो गुड्स सेल करता है पूरे साल में उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो उसको 0.1% से टीसीएस करने की लायबिलिटी आ जाती है। और यदि वो आधार या पैन नंबर नहीं देता है तो फिर 1% से टीसीएस करना होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है गुड्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा। अच्छा, सेक्शन 206CH में बहुत सारे कंफ्यूजन है, इससे रिलेटेड मैंने एक पूरा फुल वीडियो बनाया है, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहें तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर उसका हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमने टीसीएस कलेक्ट तो कर लिया, तो पहले ये भी देख लिया हमने कि भाई टीसीएस किन सेलर पे एप्लीकेबल होता है, किस बायर पे एप्लीकेबल होता है, किस रेट से हमको टीसीएस करना है, कब करना है। अब टीसीएस करने के बाद फिर क्या करना होता है आपको, टीसीएस करने के बाद मैंने बताया था कि हम अपना जो बिल का पेमेंट है वो तो हमारे पास रख लेंगे और जो टैक्स का पेमेंट है वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना है। तो कैसे जमा करना है वो अब हम देखते हैं। इन केस टैक्स इज कलेक्टेड बाय एन ऑफिस ऑफ द, यदि किसी गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा टीसीएस किया गया है तो ये टैक्स आपको, यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा इनकम टैक्स बिना इनकम टैक्स चालान के यदि ये टैक्स पेड किया जाता है तो उसको उसी दिन, जिस दिन टैक्स किया है उसी दिन वो टैक्स जमा करना होता है। लेकिन यदि उसने चालान के थ्रू पेमेंट किया है तो फिर उसको अगले महीने की, जिस महीने में आपने टीसीएस किया है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक वो टीसीएस का पेमेंट कर सकता है। और इसके अलावा ये तो था गवर्नमेंट ऑफिस, यदि नॉन गवर्नमेंट पर्सन जो भी है वो उन सभी को जिस मंथ में टीसीएस हुआ है उस मंथ के अगले मंथ की 7 तारीख तक, विद इन 1 वीक, अगले महीने की 7 तारीख तक उनको टीसीएस को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है। और ये टीसीएस के लिए चालान जो यूज होता है वो होता है चालान 281। जैसा कि मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट ऑफिस के टीसीएस जो है वो चाहे तो बिना इनकम टैक्स चालान के भी जो है टैक्स जमा करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको एक फॉर्म 24G होता है, वो फॉर्म 24G सबमिट करना होता है, तभी वो बिना चालान के टैक्स को जमा कर सकते हैं।
अब ये करा हमने, क्या करा, तो टीसीएस कलेक्ट किया, उस टीसीएस को हमने गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवा दिया और चालान के साथ जमा करा। चालान कौन सा था, 281। चलिए अब बात करते हैं टीसीएस रिटर्न की। अब ये तो हमने कर दिया। टीसीएस रिटर्न भी हमको, जैसे हम टीडीएस का रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही हमको टीसीएस का भी रिटर्न फाइल करना होता है। रिटर्न मतलब पूरा उसमें लेखा जोखा आ जाएगा कि आपने टीसीएस कब किया, कब जमा किया, तो वो पूरा। अच्छा ये अब जैसे वो तो जैसे जैसे मंथली होता है कि हर महीने की जिसमें टीसीएस किया उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा करना है, लेकिन रिटर्न आपको क्वार्टरली जमा करना है। तो मतलब हर 3 महीने के बाद आपको उन 3 महीने में जितने भी टीसीएस के ट्रांजेक्शन है उनका एक रिटर्न फाइल करना होता है। ये जो रिटर्न फाइल होता है ये सेलर को ही करना है ये भी। तो ये फॉर्म 27EQ, टीसीएस के लिए कौन सा रिटर्न यूज होगा, फॉर्म 27EQ सबमिट करना होता है। और ये सबमिट करना होता है आपको जो क्वार्टर एंड होता है, जैसे कि अप्रैल मई जून, तो क्वार्टर एंड होने के अगले महीने की 15 तारीख को। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर कब, अप्रैल मई जून, तो उसके बाद कौन सा महीना आएगा, जुलाई, तो 15 जुलाई। सेकेंड क्वार्टर है तो 15 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर है तो 15 जनवरी, और फोर्थ क्वार्टर है तो 15 मई। फोर्थ क्वार्टर में ध्यान रखिएगा, वैसे तो 15 जुलाई होता है लेकिन यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर में 15 मई तक का टाइम होता है। ठीक है, ये ड्यू डेट थी जिस जिस ड्यू डेट पे आपको टीसीएस के पहले आपको, इस डेट के पहले आपको टीसीएस रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब आपने टीसीएस किया, उसको टीसीएस की अमाउंट जमा करवा दी, रिटर्न फाइल कर दिया। उसके बाद आपने जब बायर का टीसीएस कलेक्ट किया तो उसके बदले उसको आपको बायर को कुछ देना भी तो होगा, तो उस अमाउंट का आपको सबूत देना होगा। तो वो आपको देना, उसको कहलाता है सर्टिफिकेट ऑफ टीसीएस। आपको जो टीसीएस आपने किया है, जितनी अमाउंट का किया है, उस अमाउंट का आपको सर्टिफिकेट बायर को देना होता है। और ये सर्टिफिकेट दिया जाता है फॉर्म 27D में। अब हम देखते हैं कि जो फॉर्म 27D में आप सर्टिफिकेट देते हैं वो कब देना होता है, तो जब रिटर्न फाइल करने की जो ये अभी हमने ड्यू डेट दिखी थी ना, इस ड्यू डेट के बाद 15 दिन के अंदर आपको, तो ये ड्यू डेट है, रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके बायर को देना होता है। और यदि आप ये सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको 100 रुपीज फॉर एवरी डे ऑफ डिले, जब तक डिले चलता रहेगा तब तक 100 रुपीज पर डे से आपको जो है लेट फी भी आपको, उसको जो पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। किस ये पेनल्टी काय की, सर्टिफिकेट नहीं टाइम पे नहीं देने की। चलो अब हम देखते हैं कि जो सर्टिफिकेट हमको इशू करना है उसकी लास्ट डेट कब होती है। यदि फर्स्ट क्वार्टर का है जो कि एंड होता है कब, 30 जून को, तो 30 जुलाई तक आपको 27D देना है। यदि सेकेंड क्वार्टर जो 30 सितंबर को एंड होता है उसमें 30 अक्टूबर तक, थर्ड क्वार्टर जो 31 दिसंबर को होता है उसका 30 जनवरी तक आपको 27D देना है। ऐसे ही 31 मार्च वाले के लिए आपको 30 मई तक का टाइम आपके पास है। इस डेट तक आपको क्या करने हैं, सर्टिफिकेट इशू करने हैं। लोअर रेट ऑफ टीसीएस, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जिसमें कि आपको लगता है कि नहीं, हमारी इनकम बहुत कम है, एग्जम्पशन लिमिट से भी ज्यादा, मतलब इनकम टैक्स ही है ये भी आपका एक तरह से, तो आपको लगता है कि नहीं हमारा तो बहुत ही कम जो इनकम टैक्स बनेगा, हमारी इनकम ज्यादा नहीं है। तो अगर आप लोअर रेट ऑफ टीसीएस, लोअर रेट से टीसीएस कराना चाहते हैं तो इसके लिए बायर को असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म नंबर 13 में अप्लाई करना होता है। और यदि असेसिंग ऑफिसर आपसे कन्विंस्ड हो जाता है कि हाँ आपकी जो टोटल इनकम है वो काफी कम है, और तो फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और ये सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ट्रेसेस पोर्टल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म नंबर 13 है वो भी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है लोअर रेट ऑफ टीसीएस का, वो भी ऑनलाइन आपको डाउनलोड हो जाएगा। फिर उस सर्टिफिकेट आप बायर को देंगे तो आपका क्या होगा, टीसीएस कम रेट से किया जाएगा। टीसीएस एग्जम्पशन, टीसीएस के अंतर्गत कौन कौन से चीजों पे एग्जम्पशन है वो भी हम देख लेते हैं। When the eligible goods are used for personal consumption, यदि बायर के द्वारा जो गुड्स है वो पर्सनल खुद के कंजम्पशन के लिए परचेज किया जा रहा है तो वो एग्जम्प्ट है।
द परचेसर बाय द गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन। यदि बायर जो गुड्स परचेज कर रहा है उसका यूज वो किसी मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन में कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन मतलब उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करके वो उससे दूसरा नया प्रोडक्ट बना रहा है, तो फिर उस ये तो भी एग्जम्प्ट, उसके ऊपर भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो है नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग दोज गुड्स, वो लेकिन हाँ ये जरूरी है कि वो उस गुड्स को ट्रेडिंग करने के पर्पस से नहीं खरीद रहा है। यदि वो गुड्स की डायरेक्ट ट्रेडिंग करने के पर्पस से खरीद रहा है तो फिर उसके ऊपर क्या है, टीसीएस एप्लीकेबल होगा। द बायर फिनिशेज अ डिक्लेरेशन दैट द गुड्स वो परचेज आर नॉट फॉर ट्रेड। बायर को एक डिक्लेरेशन भी देना होगा कि मैं जो गुड्स परचेज कर रहा हूं वो नॉट फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। हाँ, वो इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग के लिए कर सकता है। और ये जो उसका जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन उसको चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को बिफोर द 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 7 तारीख तक उसको एक कॉपी चीफ कमिश्नर को भी या कमिश्नर को भी जमा करानी होती है। 10 रिक्वायरमेंट, ये 10 क्या होता है? 10 का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जब भी टीडीएस या टीसीएस करने की जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उन सेलर्स को, उन व्यक्तियों को जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको एक 10 नंबर भी लेना होता है। जो 10 नंबर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, 10 डिजिट का होता है। जैसे हमारा पेन नंबर होता है वैसे ही हमको टीडीएस और टीसीएस करने के लिए 10 की भी रिक्वायरमेंट होती है। और ये 10 नंबर हम 3 एनएसडीएल की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। और जो 10 नंबर लेना जरूरी है, यदि आप 10 नंबर के लिए अप्लाई नहीं करते तो आपके ऊपर 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। और ये 10 नंबर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो टीडीएस रिटर्न है, सर्टिफिकेट है, चालान है, सब पे आपको कोट करना जरूरी होता है। अब हम देखते हैं कि यदि हम इन सब करने में अगर हमसे भूल हो जाती है, डिले हो जाता है, तो उसके पीछे क्या क्या इंटरेस्ट पेनल्टी लगती है। सबसे पहले इंटरेस्ट को देखते हैं। यदि टैक्स कलेक्टर टीसीएस जिसको करना है वो उसके ऊपर टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता है या और डिपॉजिट नहीं करता है गवर्नमेंट को, या फिर वो टैक्स कलेक्ट तो कर लेता है लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में वो उसको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, उसको जो डिले कर रहा है उसके लिए उसको 1% पर मंथ के हिसाब से या पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना होगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट लगेगा ही सही। यदि वो ड्यू डेट पर उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा नहीं करता है तो जब तक जमा नहीं करेगा तब तक उसको 1% से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं लेट फाइलिंग फी। एक तो हमको इंटरेस्ट देना ही है, उसके बाद लेट फाइलिंग फी। यदि कोई व्यक्ति टीसीएस रिटर्न को फाइल करने में, ड्यू डेट तक फाइल करने में असफल रहता है, वो ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उसको 200 रुपए पर डे के हिसाब से पेड करना होती है लेट फाइलिंग फी के रूप में। कब तक करना है? जब तक कि ये फेल्यूर कंटिन्यू रहता है, जब तक कि वो रिटर्न फाइल नहीं कर देता है तब तक उसको 200 रुपीज पर डे से लेट फाइलिंग फी देनी होती है। हालांकि एक बात है कि ये जो लेट फाइलिंग फी है वो टीसीएस की अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये जो लेट फाइलिंग फी है उसको टीसीएस रिटर्न फाइल करने से पहले ही देना होगी। मतलब जब हम टीसीएस रिटर्न करते हैं उसी वक्त हमको इंटरेस्ट और लेट फाइलिंग फी हम जमा करेंगे, उसके बाद ही हमारा रिटर्न फाइल होगा। 200 रुपए पर डे जो है ये लेट फी है, पेनल्टी नहीं है। देखिए, इंटरेस्ट भी आपको देना ही है, लेट फाइलिंग फी भी आपको पे करना देना ही है। हाँ, और लेट फाइलिंग फी ये पेनल्टी नहीं है, सिर्फ क्या है, लेट फाइलिंग फी है। पेनल्टी अलग होती है, अब हम पेनल्टी की बात करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति टीडीएस टीसीएस रिटर्न को ड्यू डेट पर सबमिट नहीं करता है या फिर उसको कुछ मिस स्टेटमेंट देता है, उसमें गलत इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, तो अंडर सेक्शन 271H उस पर पेनल्टी 10,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और ये जो पेनल्टी है लेट फाइलिंग फी के अलावा है।
तो इस पर इतनी पेनल्टी लग सकती, लेकिन ये पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H नहीं लगेगी यदि वो जब वो टीडीएस टीसीएस रिटर्न जो था एक्सपायर वन जो ड्यू डेट थी उसके 1 साल के अंदर यदि वो टीडीएस टीसीएस रिटर्न एक्सपायरी या 1 ईयर फ्रॉम द स्पेसिफाइड ड्यू डेट से पहले ही यदि वो टीडीएस टीसीएस रिटर्न विद लेट फी और इंटरेस्ट के साथ जमा कर देता है तो फिर ये पेनल्टी जो है माफ की जा सकती है। अंडर सेक्शन 271CA के अंतर्गत भी पेनल्टी लगाई जा सकती है और ये जो पेनल्टी होती है उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, अंडर सेक्शन 271CA के अंदर जो पेनल्टी होती है इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबल टू बी कलेक्ट, जो टीसीएस की अमाउंट टीसीएस की अमाउंट कलेक्ट करने के लिए हम लाइबल थे उससे ज्यादा पेनल्टी 271CA में नहीं हो सकती है। मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो 271CA में वो जितनी टीसीएस की अमाउंट आपको कलेक्ट करना थी बस उतनी ही आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। अच्छा, इस 271 की पेनल्टी को अवॉइड किया जा सकता है यदि सेलर प्रूव कर देता है कि उसके पास कुछ रीजनेबल कारण थे जिसकी वजह से वो जो इसमें फेल्यूर उसका हो गया है उसके पीछे कुछ रीजनेबल कारण थे और इससे जो असेसिंग ऑफिसर है वो सेटिस्फाई हो जाता है और टाइम पर क्या करता है वही इंटरेस्ट और लेट फी के साथ सारा रिटर्न वगैरह सारा फाइल कर देता है तो फिर ये जो पेनल्टी है वो भी माफ कर दी जाती है। इसके अलावा 7 साल तक की अंडर सेक्शन 276BB में भी 7 साल की सजा भी हो सकती है यदि आप टाइम पर टीसीएस नहीं करते हैं, टीसीएस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा नहीं करते हैं, टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप पे 7 साल तक की आपको 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये सारे प्रोविजन हमने पढ़े थे टीसीएस के जो कि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक क्या आ रही थी टीसीएस की सारी सेलर के ऊपर। अब बायर की बात करें तो बायर के पास क्या आ जाता है वो इनकम टैक्स का जो भाग है। देखिए, टीडीएस और टीसीएस जो होते हैं वो भी एक तरह का टैक्स ही है जो कि हम पहले से ही जो है पेमेंट कर देते हैं। जैसे एक इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं उस वक्त हम हमारी इनकम पे टैक्स देते हैं तो ये भी उस टैक्स का ही हिस्सा है जो हम पहले ही दे चुके होते हैं। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो है कर चोरी होने का जो है वो उसका नहीं, कर चोरी होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही न के बराबर हो जाते हैं, इसलिए टीडीएस और टीसीएस लगाया जाता है। तो बायर का जो इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ टीसीएस के रूप में, अब उसका तो इनकम टैक्स, उसके बाद बायर का क्या करेगा तो बायर को सर्टिफिकेट आ जाएगा और बायर का जो 26A है उसमें भी ये पूरी जानकारी आ जाएगी कि ये गुड्स उन्होंने खरीदा था, इससे खरीदा था और इस पर उनका इतना टीसीएस हुआ। जैसे टीडीएस की जानकारी आती है वैसे टीसीएस की जानकारी भी आपको फॉर्म 26S में मिल जाएगी। तो अब मिल तो गई। अब जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, जो हम अपनी इनकम पर जो इनकम टैक्स हम, अब बायर क्या कर सकता है, क्या इसका रिफंड ले सकता है? तो हाँ, बायर क्या करेगा, जब साल खत्म हो जाएगा, जो ड्यू डेट होगी इनकम टैक्स रिटर्न की, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। उस रिटर्न में वो टीडीएस और टीसीएस जो पेमेंट का भी आपके सामने जो कॉलम आता है उसमें वो टीडीएस टीसीएस की अमाउंट डालेगा। तो ये जो टीडीएस और टीसीएस जो आपकी रिटर्न में आपने टोटल इनकम बता दी, तो जो टोटल इनकम बताई उस पर जो टैक्स आया है, उस जो टैक्स आया उस टैक्स में से आपकी टीसीएस की अमाउंट जो है एडजस्ट हो जाएगी। यदि टीसीएस की अमाउंट से ज्यादा आपका टैक्स होगा तो आपसे और टैक्स ले लिया जाएगा, कम होगा तो आपको रिफंड दे दिया जाएगा। और मान लीजिए कि रिटर्न में आपका टैक्स लाइबिलिटी आई नहीं है तो